ठीक है, तीसरा मजबूती और आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। जैसे आप सबको पता होगा सर्कुलर मोशन का हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे यूज है। जैसे हम बात करें इसके कौन कौन से एप्लीकेशन आपने देखा होगा अपने रियल लाइफ में, तो सबसे पहला बात करते हैं, अगर आप मेले वगैरह में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मेले में झूला होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। बेसिकली वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं झूले में वो सब लोग कैसा करते हैं, सर्कुलर मोशन, बस वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन हाँ वो क्या होता है, एक सर्किल में सर्कुलर मोशन ही करता होगा। अगर आप रोड पे चलते हो तो आप देखते होंगे जब आप टर्न लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन भी उस टर्न के बाद होता है। ऐसे से आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे अपने रियल लाइफ में सर्कुलर मोशन के। लेकिन क्या आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है तो क्या वो सर्कुलर मोशन कर सकता है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं। जबकि रियलिटी यही है कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा हो तब भी वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। जैसे कि अगर आप कभी ट्रेन की यात्रा कर रहे हो तो सामने अगर ट्रेन में आप जब जा रहे हो, आप साइड वाली खिड़की के पास बैठे, ठीक है, और वहां पे क्या देखें, जब अगर आपको बाहर कोई एक पेड़ दिख रहा हो, कोई प्यारा सा पेड़, कोई भी एक प्यारी सी चीज दिख रही हो जिसे आप देखने का प्रयास करें, तो आप क्या करते हैं, आप अपना सर खिड़की उस विंडो से बाहर करते हैं और उस पेड़ को देखने के लिए, उस चीज को देखने के लिए आप अपने सर को रोटेट करते हैं। बेसिकली आप क्या करते रहते हैं, ट्रेन के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन करते रहते हैं, लेकिन आप उस पेड़ को देखने के लिए अपना सर, या उस चीज प्यारी सी चीज को देखने के लिए अपना सर जो है रोटेट करते हैं। मतलब ये है कि आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे थे, लेकिन आपने उस पेड़ के लिए क्या किया, अपने सर का डिस्प्लेसमेंट कराया। रोटेट जब करते हैं तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो रोटेशन के साथ आपने अपने सर के साथ सर को रोटेट करा के कराया है, ना तो एक्स वाई डिस्प्ले, ना तो एक्स डायरेक्शन में होता है, ना ही वाई डायरेक्शन में होता है, वो बेसिकली एक एंगल के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम बेसिकली एंगल डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ी सी और चर्चा करते हैं ताकि एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कैसे सर्कुलर मोशन पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हम प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक ट्रैक, एक कोई ट्रैक है, ठीक है, यहां पे एक लड़की खड़ी हुई है, इसका नाम रख देते हैं हम एमएन, ठीक है। यहां पे दूसरा ऑब्जर्वर हमने खड़ा कर रखा है, इस ऑब्जर्वर का नाम बेसिकली रख देते हैं हम एएम। ये ऑब्जर्वर बेसिकली इस सड़क से, इस ट्रैक से डी डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। और क्या करती है, इनिशियली यहां पे एक कार रहती है, कोई कार है प्यारी सी, जिसे एएम भी देखता है और एमएन भी देखती है, ठीक है। एएम इस कार को एमएन जब इस कार को देखेगी तो इसे लगेगा कि कार स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है। इसे कैसा महसूस होगा, ये कार कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। इसकी अगर वेलोसिटी v हो तो आपने सम टाइम बाद इसे आगे भी यही v वेलोसिटी से जाती दिखेगी। सपोज करो ये आगे जाने में x डिस्प्लेसमेंट कर लेती है, तब भी एमएन को कैसा लगेगा, ये कार कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है। लेकिन जो एएम भाई साहब नीचे खड़े हुए हैं, इन्हें क्या महसूस होगा, इन्हें आपके सम टाइम जब ये डिस्प्लेसमेंट x कर लेगी, x आगे चली जाएगी ये कार, तो इन्हें इस कार को देखने के लिए अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी। अपनी मुंडी क्या करनी पड़ेगी, इन्हें अपने इसी कार को देखने के लिए अपने सिर को घुमाना पड़ेगा। दैट मीन इन्हें अपने सिर का रोटेशन करवाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा थीटा। तो इनके रिस्पेक्ट में जब ए इस कार को देखेंगे तो इन्हें कैसा देखना पड़ेगा, बेसिकली इन्हें अपनी मुंडी ऐसे घुमा के देखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, ये अपने सर का तो रोटेशन सर का डिस्प्लेसमेंट तो करा रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं ना तो ये एक्स में करवा रहे हैं ना तो वाई करवा रहे हैं। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा में मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम हम रखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी आप आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां से आप समझ में आ गया कि हमने एक स्ट्रेट लाइन कार को देखने के लिए सर्कुलर मोशन का यूज किया। मतलब अपने सिर की सर्कुलर मोशन कराया, अपने मुंडी का सर्कुलर मोशन कराया, किसे देखने के लिए, एक कार को देखने के लिए। इस एग्जांपल को अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करना चाहते हो तो और अच्छे से रिलेट कर सकते हो। जैसा कि आप अगर सड़क के किनारे खड़े रहते हो और सड़क से दो कन्याएं एक साथ जा रही हो, ठीक है, 4-5 कन्याएं जा रही हो और आप भी खड़े हो साथ में, उसमें अगर कोई एक आपको बहुत सी प्यारी सी लग रही है, उसका नाम आपने रख दिया सुंदर कन्या। दैट मीन जब तक वो सड़क से आप आगे जाती रहेगी, उसे आप देखने के लिए कैसे देखेंगे, मतलब अगर मान लो वो कन्या ये है, मार्कर का नाम ही हम कन्या रख देते हैं आपकी नजर में। खैर इतनी सुंदर होती नहीं है, अरे सॉरी, इससे ज्यादा सुंदर होती है कन्या, ठीक है। चलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया।
अब मान लो ये कन्या है, ये कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है। तो देखो अगर हम इसे देखना चाह रहे हैं, हम मतलब आप देखना चाह रहे हैं इसे, तो कैसे देखेंगे, ये देखो इसे देखने के लिए कहीं ना कहीं आप अपनी मुंडी, ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी, लेकिन आप अपनी मुंडी का रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तभी आप इसे देख पाएंगे। दैट्स मीन कि ये तो सर्कुलर मोशन में कर रही है, लेकिन इसे देखने के लिए ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, लेकिन आप इसे देखने के लिए अपने सर का, अपने मुंडी का क्या करवाया, सर्कुलर मोशन करवाया। तो सर्कुलर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जर्वर कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ऐसा हुआ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है और इसे इस तरीके से देखा जा रहा है, एमएन के थ्रू देखा जा रहा है, तो क्या होगा, तो एमएन जी कहेंगे भैया ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है। लेकिन अगर एएमजी से पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सा मोशन, तो उन्हें लगेगा कि ये चीज क्या हो रही, सर्कुलर मोशन में जा रही, बिकॉज उन्हें अपने मुंडी को घुमाना पड़ रहा है इसे देखने के लिए। समझ में आया? आई थिंक इस बात की फील आई होगी। अब एक चीज को और इसी चीज को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। अगर एएमजी को थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए, दैट मीन इन्हें इसके थोड़े सा और पास ला दिया जाए, मतलब अब इसे मान लो डी डैश डिस्टेंस पे एमएनजी को खड़ा कर दिया जाए, यहाँ कहीं लाके इन्हें खड़ा कर दिया जाए, तो इनके साथ कौन सी घटना घटेगी, घटना तो इनके साथ यही घटेगी, लेकिन अब इनके साथ बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अब इन्हें यही कार को इतनी दूरी देखने के लिए इन्हें अपनी सर को और ज्यादा घुमाना पड़ेगा, तो मतलब अब इन्हें थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। हम सपोज करते हैं पहले जो डिस्प्लेसमेंट हमने कराया था वो थीटा 1 था, लेकिन यहाँ पे थीटा 2 ग्रेटर देन होगा थीटा 1 से। अब इसकी भी फील मैं आपको दे सकता हूँ। इसकी फील के लिए आप क्या करो, ऐसा करो आप किसी की शादी में जाओ। अब आप अभी जेई का एग्जाम है, अभी मत जाना, जब जेई का एग्जाम हो जाए उसके बाद आप किसी की शादी में जाना और उम्मीद करना कि आप जयमाल के समय वहां पे मौजूद रहो। उस समय देखा ना जो कैमरामैन होता है उसकी हालत क्या होती है। कैमरामैन बेचारा आगे लगा रहता है, आगे क्या होता है, स्टेज के बाद कैमरामैन ही होता है, वो बेचारा उस स्टेज की पूरी पिक लेने के लिए, पूरी फोटो लेने के लिए, पूरी वीडियोग्राफी करने के लिए अपने कैमरे को बार बार बहुत ज्यादा रोटेट करता है। बार बार क्या करता है, बहुत ज्यादा रोटेट करता है। जैसे कैमरा है तो उसे बार बार बहुत ज्यादा रोटेट करे। सिमिलरली अगर यही कैमरामैन अगर पीछे खड़ा हो जाए, जहां पे सब स्टेज के सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, उसके बाद पीछे वो जाके खड़ा हो जाए, तो उस समय उसे अपने कैमरे को ज्यादा रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी पिक एक साथ आ जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट के पास आ जाता है, जो कि वहां पे जिसकी वो पिक लेना चाहता है, यानी कि वो स्टेज के पास आ जाता है, तो उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर सर्कुलर सॉरी अपने कैमरे का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करवाना पड़ेगा, और अगर वो दूर जाता है तो अपने कैमरे का उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम करवाना पड़ेगा। सिंपल वही लॉजिक यहाँ पे है। इसे कार देखने के लिए अगर एएमजी दूर खड़े हैं तो इन्हें अपनी मुंडी कम घुमानी पड़ेगी, अगर एएमजी थोड़े से ऊपर चले जाएंगे तो इन्हें अपनी मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ेगी। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल की। जैसे हमने पहले काइनेमैटिक्स में पढ़ रखा है, काइनेमैटिक्स में कुछ पैरामीटर्स हमने पढ़ रखे थे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे पैरामीटर हमने कवर कर रखे थे। उसमें 7 पैरामीटर हमने पढ़ रखा था, किसमें, काइनेमैटिक्स में। उसका यूज हमने किया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, उसके बाद फ्रिक्शन में, यहाँ सब इसका दिल खोल के इस्तेमाल हुआ था। किसका, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का इसका सबका जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। अब भाई साहब जो सर्कुलर मोशन में आप आए तो समस्या इस बात की कि भाई साहब यहाँ तो वेलोसिटी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे चलाने, इसे घुमाने के लिए एक दूसरी वेलोसिटी आ गई, उसका नाम था एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे इसे चलाने, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई एक्सिस में नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इन एंगल के फॉर्म में हो रहा था, यहाँ पे आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ऐसे इसमें एक्सेलरेशन जो भी था वो भी अलग अजीब टाइप का था, तो उसका नाम रखा गया एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेरिएबल। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो अभी लास्ट में आएगा, पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल की। और एंगुलर वेरिएबल में जो हमारा सबसे पहला वेरिएबल है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा एंगुलर वेरिएबल, इसमें जो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट है, जो सबसे पहला टॉपिक है क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, काफी लोगों के पास कंफ्यूजन रहती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम समझे कैसे। लेकिन आज मैं सच बता रहा हूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, जिसको भी सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम है, अगर ये पूरा वीडियो 2-3 घंटे 4 घंटे का जो भी होता है, अगर आप देख लेते पूरी सीरीज, मुझे 100% सियोरिटी के साथ बता रहा हूं कि आपका सर्कुलर मोशन का जो डाउट खत्म ही हो जाने वाला है। तो अब ये बताओ भाई साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या, चलिए इसे पहले समझा दीजिए, फिर तो हम माने कि आप मेरे डाउट कवर कर पाएंगे, अदरवाइज मुझे भरोसा कैसे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप मुझे समझा पाएंगे। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सर्कुलर मोशन में कर रहा है, एक तरीके का सर्कुलर मोशन, समझ लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इस सर्किल के अराउंड घूम रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर इस सर्किल के ऊपर घूम रहा है तो दैट मीन वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट मानते हैं यहाँ पे खड़ा है,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पाथ पे रोटेशन कर रहा है। अगर इस पाथ पे रोटेट करेगा दैट मीन ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर बेचारा इसे देखेगा, ठीक है। चलिए हम इनिशियली मानते हैं ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे था, हम इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं यहाँ पे थी, जब t इक्वल टू 0 था, इनिशियली यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पोजीशन ए पे था। आफ्टर सम टाइम ये क्या करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लेता है और फाइनली पहुंच जाता है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब भाई साहब यहाँ पे जो यहाँ से ए से बी पे जाने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए इसने कुछ यहाँ पे रोटेशन किया, इस यहाँ पे इसका नाम रखा गया बेसिकली थीटा। इस थीटा को अगर आपको पता हो कैसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये चीज आप पढ़े हो कि नहीं, पढ़े तो आप सब कुछ हो, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू आर्क यहाँ पे क्या है, ए बी है। सपोज करते हैं जो सर्किल फॉर्म कर रहा है आर रेडियस का कर रहा है, तो ए बी अपॉन आर, ये क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा इसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आपकी बात समझ में आई, मतलब अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को इस ए से बी तक देखने के लिए इस ऑब्जेक्ट को कितना अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, थीटा एंगल मुंडी घुमानी पड़ेगी, तभी इसे देख पाएगा। नहीं तो अगर एक ही साइड में देखता रहेगा बेचारा, एक ही ओर देखता रहेगा और ए से बी तक कब पहुंच जाएगा समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर ए से बी तक इसे कवर करना है, इसको देखना है, यहाँ पे मान लो कन्या है ए से बी तक जा रही है, यहाँ पे एक बालक के पॉइंट पे खड़ा है, तो बालक को अगर ए से बी तक कन्या के पूरे पाथ को देखना है तो उसे लगातार मुंडी घुमानी पड़ेगी, अदरवाइज देख नहीं पाएगा। यही कहानी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये आपके दिल की बातें हैं जो मैं कहीं ना कहीं फिजिक्स में लाके रख देता हूँ। खैर ओके, फिजिक्स आपके दिल की बात बहुत ज्यादा समझती है, इसलिए सारी दिल की फीलिंग आपकी फिजिक्स में आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। आप बताइए इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो सकती है। भाई साहब इसकी यूनिट जो होती है, मैक्सिमम लोग इसे पढ़ चुके होंगे, वो क्या होती है, रेडियन होती है, थीटा एंगल डिग्री होती है, ग्रेड होती है, ठीक है। ये सारी और इसे कभी कभी मिनट वगैरह में भी मेजर किया जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी में ज्यादातर जो एंगल मिलेंगे वो पाई डिग्री में मिलेंगे या रेडियन में मिलेंगे। अब आपको पता होगा एक पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, रिलेशन आपको जरूर याद होना चाहिए, पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अगर ये रिलेशन पता, आप जिंदगी में कभी भी परेशान होने वाले नहीं। अगर ये रिलेशन नहीं पता है तो भाई साहब आप फिजिक्स लेके मैथ तक खतरनाक परेशान होने वाले हो। जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल मिलेंगे वहां पे भी ये रिलेशन एक बार काम आता है, अगर आपने ये रिलेशन नहीं लगाया तो समस्या वहां भी पैदा कर देता है। और फिजिक्स में तो अभी ये अब रिलेशन पूरा सर्कुलर मोशन में आपको दिमाग खराब करेगा, ठीक है। तो बताइए भाई एक रेडियन इक्वल टू क्या होगा, एक रेडियन यूनिट रेडियन 180 बाई पाई। अगर आपको कोई डेटा रेडियन में दिया गया है, अगर आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अगर कोई डेटा हमें डिग्री में दिया गया है और हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर हमें कभी डेटा ऐसा दिया गया है डिग्री में दिया गया, जैसे हमें 60 डिग्री दी गई है, अब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे अगर हमें मान लो 2 पाई रेडियन दिया गया है, 2 पाई रेडियन दिया गया है, उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। 180 बाई पाई को इनटू 2 पाई करवा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डिग्री में, डिग्री में आपको मिलेगा कितना एंगल 360 डिग्री, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे आपको पाई बाई 2 रेडियन दिया गया है और आपको क्या उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आएगा 90 डिग्री। तो ये सब कन्वर्जन क्लास 9th की चीजें आप लोग सीखे होंगे या फिर अभी तक तो आप सीख ही लिए होंगे, क्योंकि भाई साहब आप जेईई मेंस का आप एग्जाम देने जा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने ये चीजें कवर करके रख ली होगी। तो कोई डाउट हो अगर इसके बारे में तो बता सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अच्छा अब एंगुलर डिस्प्लेसमेट क्या होता है, इसे हम कैसे लिखें, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं अपने कॉपी में। इट इज डिफाइंड एज द एंगल सस्पेंडेड बाय, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सस्पेंडेड बाय, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सस्पेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑन अ फिक्स पॉइंट। मतलब एक क्या होता है बेसिकली, किसी मूविंग पार्टिकल द्वारा किसी मूविंग पार्टिकल के थ्रू किसी एक फिक्स पॉइंट पे एंगल सस्पेंड किया जाता है। जो कोई मूविंग पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट पे जो एंगल सस्पेंड करता है उसी एंगल को हम बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई है? तो आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सस्पेंडेड बाय मूविंग पार्टिकल ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है।
अब इतने में कवर हो जाएगा। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें कर देते हैं जिससे आपको इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। चलिए भाई साहब, पहला फैक्ट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखे या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर लिखे? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर का पॉइंट कहां है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, वही जैसे कहने का मतलब इसका सेंस ये है कि अगर कोई कार वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो कारें हैं जो प्यार से चल रही हैं, ठीक है, दो कारें, सॉरी एक ही कार है, कुछ टाइम बाद कार यहाँ पहुंच जाती है। भाई साहब यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, AMG एक बार इसके पास आते हैं, एक बार इससे दूर खड़े होते हैं, तो क्या इन्हें दोनों टाइम अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है? अगर AMG को इनके कार के पास लाते थे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता था? ज्यादा मिलता था। जब पास लाते दूर कर देते थे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम मिलता था। तो यही बात कही गई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर कौन थे? AMG जब पास आ रहते थे तो उन्हें क्या मिलता था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। जब दूर चले जाते थे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम मिलता था। इसका मतलब ये है भाई साहब, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। क्लियर हुई ये बात? आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर वेक्टर तो होगा, डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। चलिए अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये समस्या ये बात आई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट हमारा आया है इसका। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक रूल है RHTR, राइट हैंड थंब रूल। उसी की सहायता से हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे। अब भाई साहब ये क्या बता दिए, इसकी सहायता से कैसे इसकी डायरेक्शन बताएंगे? चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे इसकी सहायता से, RHTR की सहायता से हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इससे r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो A से B तक जाता है, और जो एंगल सस्पेंड करता है एक फिक्स पॉइंट पे, या ऑब्जर्वर जो एंगल इस A से B तक इसे देखने के लिए जो अपनी मुंडी घुमाता है, वो कितना घुमाता है? थीटा। अब भाई साहब यही तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए देखो, A से B जाने के लिए इसने कौन सा पाथ अपनाया है? एंटी क्लॉकवाइज पाथ अपनाया है। क्लियर है बात? एंटी क्लॉकवाइज चला, A से B गया है, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ। अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है भाई साहब, अपनी जो फिंगर है उन्हें कर्ल करो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करो। तो भाई साहब हमने क्या किया? अपनी फिंगर्स को इधर कर दिया, किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर के नहीं भाई साहब, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में रखें। और फिर क्या होगा? जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मतलब थंब क्या आया? ऊपर आया ना, तो ऊपर क्या है? ऊपर की तरफ क्या होगा? यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आउटवर्ड होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो यहाँ पे होगी वो कैसे होगी? आउटवर्ड होगी। यहां से एक चीज और देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज गए, एंटी गए, जब एंटी क्लॉकवाइज मतलब आंटी, जब एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेशन किया, एंटी क्लॉकवाइज जब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको जो डायरेक्शन मिली कहां मिली? आउटवर्ड मिली। अच्छा, जब क्लॉकवाइज अंकल मूव किए तो अंकल मूव करेंगे तो मतलब आप हो सकता है, अब इनिशियली ये यहां पे है,
फिर क्या करता है, ए इस पॉइंट पे आता है, फाइनली यहाँ पर तक आता है। तो ए से बी अब आने, थोड़ा इसका पाथ तो सर्कुलर बन जाए। ओके, अब ए से बी आने के लिए इसने क्या किया, ए वाला पाथ ए से बी, यानी कि आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक है। एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, मान लो इसकी रेडियस आर, ठीक है, ए पॉइंट टू। तो अब देखो अब कैसे आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना। जब क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की ओर और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की ओर, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल की तरफ। फिर जिस तरफ हमारा अंगूठा जाएगा वही को हम बोलेंगे भाई साहब यही डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो चलिए हमने अपनी उंगली रखा, लेकिन एक काम इसके साथ नहीं करना, राइट हैंड के साथ करना है, ये बात याद रखना। अब लेफ्ट राइट हैंड कंफ्यूज हो, घड़ी बंदी है ना तो मतलब लेफ्ट होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता यार, याद रखा करो, ठीक है। तो देखो भाई साहब, जब हमने ऐसे कर्ल किया इधर इस ऐसे, अगर हो सकता था भाई साहब उधर से रख लेना, तो जैसे आप रखोगे तो ए अंगूठा हमारा किधर जा रहा है, अंगूठा जा रहा है अंदर की ओर। जब अंगूठा अंदर की ओर गया मतलब यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, किधर, इनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा था, क्लॉकवाइज, मतलब अंकल था क्लॉकवाइज। जब आंटी था तो कैसा था, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट मिला, जब अंकल था तो इनवर्ड, अंकल मतलब क्लॉकवाइज, आंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब हुआ तो आंटी आउटवर्ड, अंकल इनवर्ड। क्लियर है बात। अब ऐसे अपने दिमाग में बैठा लेना, अब इसमें भी लॉजिक ना लगा देना, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट सी बात और एक प्यारा सा सवाल, ये बात बताना क्या है, लाइन सही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज जीरो। भाई साहब ये बताओ क्या ये बात सही है कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जीरो होता है कि नहीं, ये आपको बताना है। सोच लो, विचार कर लो, फिर आंसर देना, ठीक है। और स्क्रीन पॉज कर दो क्योंकि हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके सोचो विचारो, देन उसके बाद सारा आंसर देना। तो आपको हम बता दें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ वन कंप्लीट सर्कल, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जीरो नहीं होता है, वो 2 पाई के बराबर होता है। अब 2 पाई आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा ये कैसे जानेंगे, हम कहेंगे भैया ऑब्जेक्ट किधर मोशन कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो 2 पाई कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मोशन करेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो क्या कहेंगे, 2 पाई इनवर्ड, ठीक है। ये चीज अब मैक्सिमम हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना, इनवर्ड डायरेक्शन को मैक्सिमम टाइम हम नेगेटिव मान लेते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन को मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव मान लेते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसी बात पे इससे एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे आप करवा देते हैं, ताकि आपका इनवर्ड आउटवर्ड का मीनिंग कहने का मतलब सेंस क्या है हमारा, ये बात आपको समझ में आ जाए। भाई साहब एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या दिया गया है हमें, डेटा क्या दिया गया है, 3/3 होल 1/2 रोटेशन clockwise and 5 rotation एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या कह रहा है भाई साहब इसमें, देखो ऐसा लिखा है, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ, कैसा बताओ, 3 होल 1/2 रोटेशन क्लॉकवाइज एंड 5 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आई होप ये लोग आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि इतना रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन में। देखो ये क्या कह रहा है भाई साहब, एक कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। वो क्या करता है 3 होल 1 अपान 2, 3 होल 1 अपान 2 क्या लिख सकते 7/2 बोल सकते हैं। तो भाई इसे 7/2 बोलो। 7/2 रोटेशन कैसा करता है वो क्लॉकवाइज करता है, एंड 5 रोटेशन कैसा करता है वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। फाइनली उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमसे पूछा। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए पहले हम निकालेंगे कि कितना जब वो एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट करता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, एंटी क्लॉकवाइज जब वो मूव कर रहा है तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करता है। फिर फाइनली हम दोनों को ऐड कर देंगे और बोलेंगे भाई साहब नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका ही है। तो ये प्रोसीजर है। अब इसे करने के लिए सबसे पहले देखो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फंडा क्या है, हम निकालेंगे अलग अलग दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम पहला क्या काम करते हैं, 7 रोटेशन क्लॉकवाइज का काम करते हैं। 7 रोटेशन 7/2 रोटेशन का मतलब समझ रहे हैं, 3 रोटेशन तो पूरा कर लेता है और 1/2 रोटेशन कर लेता है। चलिए ठीक है, हमने सीखा था अगर एक रोटेशन कोई अभी हमने जब एक पूछा था 1 रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो आप लोगों ने कहा था नहीं 0 नहीं होता, 2π होता है। अब डिपेंड करता है 2π डायरेक्शन क्या कौन सी होगी, एंटी होगी, आंटी होगी तो आउटवर्ड, और एंटी हो सॉरी आंटी होंगी तो आउटवर्ड और अंकल होंगे इनवर्ड। ये बात हमने वहां पे। अब देखो 1 रोटेशन कैसे, एक रोटेशन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब अंकल में, ठीक है। पहले अभी अंकल आंटी को छोड़ो, 1 रोटेशन में हम कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं बेसिकली 2π। तो 7/2 रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, 7/2 रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 7/2 into 2π। तो जो हमारा नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया इन क्लॉकवाइज रोटेशन में, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना आएगा 45 7π। अच्छा, जब आप क्लॉकवाइज यानी कि अंकल मूव करते हो तो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी रहती है, ये पता है आपको ना, कैसी रहेगी, इनवर्ड रहेगी। हम कह रहे हैं इनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया करो, अंदर की डायरेक्शन को नेगेटिव, आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 7π को हम लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्शन के साथ इसे लिखना चाहें तो -7π लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसी डायरेक्शन होगी, इसकी क्या कौन सी इनवर्ड डायरेक्शन होगी, इनवर्ड। क्यों इनवर्ड होगी, क्योंकि ये कैसा मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन था इसलिए डायरेक्शन इनवर्ड थी, इसलिए हमने इनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान के हमने इसका नाम 7π रख लिया, ठीक है। जब नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कर रहा है तब कैलकुलेट करेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके दिखाऊं। जब एंटी क्लॉकवाइज, अभी एक चीज तो पता चल गई, एक रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट 2π होगा, तो 5 रोटेशन में कितना होगा 10π रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम ब्लैक पेन से लिखते हैं क्योंकि ब्लू बहुत ज्यादा हो जा रही है। नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, डायरेक्शन नहीं है, एक तो रोटेशन होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, डायरेक्शन तो इनवर्ड आउटवर्ड में होती है, वो कितना आएगी 10π। अच्छा, एक ऐसा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी के लिए क्या होती है आउटवर्ड होती है, तो यहाँ पे बगल में लिख दो आउटवर्ड। और आउटवर्ड डायरेक्शन को अगर हम इनवर्ड को नेगेटिव दे रहे हैं तो आउटवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 10π, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, नेट एंगुलर के लिए दोनों को ऐड करेंगे तो -7π + 10π, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 3π। अच्छा, 3π ये नेगेटिव में आया है, तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया है कि पॉजिटिव, तो हमें दिख रहा है पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव डायरेक्शन हमने किसे मानी थी, आउटवर्ड को मानी थी, तो हम कहेंगे भाई साहब नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3π होगा, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर यही 3π नेगेटिव आ जाता तो हम क्या कहते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात अब आपको समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत कम लोग ही शायद आपको कराएंगे, और शायद ही आप इससे पहले ही क्वेश्चन किया हो।
ठीक है। तो मे बी कि ये क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारी बात होने वाली है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर पे। एंगुलर वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जब आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी तो कितने तरीके की पढ़ी थी? लीनियर वेलोसिटी को आपने दो तरीके से पढ़ा था, एक एवरेज लीनियर वेलोसिटी, एक क्या पढ़ी थी? इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। वैसे आज हम यहाँ पे एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शायद बहुत नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा हमें और ऊपर लिखना चाहिए। इस बात के लिए आप भी हमें सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन पहले आप देखते तभी तो। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारी लाइफ में दो तरीके से होंगी, एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, चलो भाई साहब, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले हम थोड़ी सी हम जो एवरेज वेलोसिटी उसके बात कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर एवरेज वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। लीनियर एवरेज वेलोसिटी को कैसे पढ़ा था आपने? v एवरेज इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा था? v एवरेज पढ़ा था x फाइनल माइनस फाइनली डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। यही तो पढ़ा था आपने भाई साहब। इसे आपने फाइनली क्या लिखा था? v एवरेज को क्या लिख दिया था आपने? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाए, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाता था, या हम इस टर्म को यही लिखो यार, इधर इतना हो जाओ, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जब क्या हो जाता था? डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब टाइम बहुत छोटा हो, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसे हम कैसे लिखते थे? dx अपॉन dt से लिखते थे भाई साहब कि नहीं? क्या ये बात आपको याद है कि भूल गई है? सारी बातें याद है कि भूल गई हैं? ये तो मैं अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा, आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। काइनेमैटिक्स का वीडियो देख के। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या हुआ। ऐसे क्या हमने एंगुलर को दो भाग पार्ट में डिफाइन, एंगुलर वेलोसिटी को हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर और एवरेज एंगुलर। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को बेसिकली हमने एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो हमारा होता है वो ओमेगा से होता है, हम इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा क्या होगा? ब्लैक पेन लेते हैं यहाँ पे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल लीनियर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो रहा है, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो दैट मीन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। अब यही जब डेल्टा टी यहाँ पे टेंडिंग टू 0 हो जाए, यहाँ पे भी अगर एक इंस्टेंट की बात की तो यहाँ पे ओमेगा एवरेज जो था, ये आपका एवरेज था, जो ओमेगा एवरेज था, एक इसमें तब्दील हो जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस में। इसमें तब्दील होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस में, और ये होगा डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है भाई साहब ये बात? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो अभी जल्दी बोलो, और अभी कैसे बोलोगे? कमेंट बॉक्स में बोलो अभी, ठीक है। वहां जल्दी से बताओ भाई साहब इसमें कोई समस्या है आपको कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, ठीक है। अगर कोई भी समस्या है तो इसका तुरंत सोल्यूशन लो, ठीक है।
चलिए अब इसकी यूनिट क्या होगी, हमने ये सब तो बता दिया कि यूनिट भाई साहब क्या होने वाली है इसकी। जैसे क्या होती है वहां पे मीटर पर सेकंड होती है, यहाँ को थीटा किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। और एक डायरेक्शन क्या होगी, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही हो क्या होगी, यहाँ पे चेंज इन दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही होगी ओमेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे क्या होता था, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती थी, ऐसे यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें भी ज्यादा आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसा वहम पाल के चलते हैं कि सच्चाई है ये, चलिए सच्चाई है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लीज उसे कर लेना, उसमें गलती मत करना। और पहले क्वेश्चन ट्राई से करने से पहले एक बार स्क्रीन जरूर पॉज कर लेना। हमें क्या दिया गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया गया है, थीटा इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ऐसा कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड ओमेगा एवरेज पूछा गया है पहला, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ओमेगा एवरेज t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा गया आपसे एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। भाई साहब बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स में करके आए हुए हो। इतने आसान क्वेश्चन अगर आपको दिए जा रहे हैं तो आपका फर्ज यही बनता है भाई साहब स्क्रीन पॉज करो और तुरंत आंसर आपका आ जाए और इसे थोड़ा सा आगे जाओ और देखो आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। फिर नहीं कर रहा है तो यार दुख की बात है, फिर आकर देख लेना, ऐसा नहीं सो गया था, फिर देख लो, फिर से ट्राई करो और कसम खाओ कि ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो हमें पहला क्वेश्चन क्या है, ओमेगा एवरेज दिया गया है। हमें पता है ओमेगा एवरेज अगर बताना है तो हमें सबसे पहले थीटा फाइनल पता होना चाहिए, थीटा इनिशियल पता चला होना चाहिए, टी फाइनल और टी इनिशियल। देखो टी इनिशियल और टी फाइनल तो पता है हमें, टी इनिशियल 0 है, टी फाइनल 2 सेकंड है, लेकिन थीटा इनिशियल थीटा फाइनल नहीं पता है। लेकिन एक रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ के बदले हम थीटा जब t 0 तक पुट करेंगे, मतलब टी इनिशियल पुट करेंगे तो हमें थीटा इनिशियल मिलेगा ना। तो थीटा इनिशियल क्या हो जाएगा, देखो थीटा इनिशियल क्या होगा, 0 पुट करें इसमें 4 के बराबर होगा। थीटा फाइनल जब t 2 पुट करेंगे तो थीटा फाइनल मिलेगा। तो थीटा फाइनल कितना मिलने वाला है, 4 पुट जाए 12 मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक हो सकता है मैं सही हूं। तो 12 - 4 अपॉन क्या होगा 2 - 0, दैट मींस 6 रेडियन, सॉरी यार 8 रेडियन, 8 होगा और 8/4 2 मतलब 4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है जनाब ये बात। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बहुत लाजवाब, इंस्टेंटेनियस पूछा था। जब ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है भाई साहब बताओ, d थीटा बाई dt, d थीटा दिया गया है आपको, थीटा दिया गया है ना, तो इसी को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 2t + 2 आएगा, 4 में डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें पुट करो कितना टाइम दिया है, t 4 सेकंड 2 सेकंड दिया गया है, इसी में 2 पुट कर दो तो 2 × 2 + 2 दैट मींस 6 रेडियन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं जनाब, रेडियन सेकंड पर सेकंड। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, क्या आपको बातें समझ में आई, बहुत इजी बात थी, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में। क्योंकि देखो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी उसके पास हो, लेकिन एक लीनियर वेलोसिटी भी उसके पास रहती है। ऐसी बात नहीं हो सकती बात, जैसे क्या है भाई साहब, हम ऐसे आप ऐसे ट्रैक पे चलो, हो सकता है हमारे पास ओमेगा है, बात ठीक है, हम रोटेट सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट थीटा को चेंज कर रहे हैं। ऐसे अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव करो, एक पे सर्कुलर पाथ में मूव करें, इसके पास भाई साहब देखो एंगुलर वेलोसिटी है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन इसके पास लीनियर वेलोसिटी है जो कि हम दे रहे हैं, इसे चलाने के लिए हम इसे लीनियर वेलोसिटी दे रहे हैं ना। हाँ ये अलग बात है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये लीनियर स्पीड है। बिकॉज से वेलोसिटी क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि देखो इसके पास जो डायरेक्शन है पार्टिकुलर हर टाइम पे चेंज हो रही है, ठीक है,
इसका मतलब ये है लगातार इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, जबकि हम ऐसा, तो इसका नाम एंगुलर वेलोसिटी रख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं, डायरेक्शन तो इसके पास भी रहती है ना, लेकिन इसे एंगुलर स्पीड कहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम रिलेशन निकालेंगे एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी टू एंगुलर वेलोसिटी टू लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, ठीक है। आगे हमारा वही टॉपिक रहने वाला है।